अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे थे। नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है और इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 हम कर रहे थे। इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, तो इंशाल्लाह आज हम ये करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, 10 बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन अ किरत कॉम्पिटिशन. Among them, Hani, Zubair and Haider recited in Nafi Kirat style. Abdullah, Umar, Bilal and Ali recited in Al-Kisai Kirat style. While Hassan, Jafar and Usman recited in Al-Kufi Kirat style. Represent boys participated in Nafi, Al-Kisai and Al-Kufi styles by sets A, B and C respectively. And then find these. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारा एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह दिया गया, वर्ड्स में लिख के सवाल पूछा गया। तो पहले आपने इन वर्ड्स को, अल्फाजों को समझना है कि इसमें आपके पास आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है या वो आपको पहले बता क्या रहे हैं और फिर पूछ क्या रहे हैं। तो पहले इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी वो क्या आपको बता रहे हैं, पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि 10 बॉयज़ हैं, 10 लड़के हैं जिन्होंने किरत कंपटीशन में पार्ट लिया है। किरत कंपटीशन तो आपको पता होगा, रेसिटेशन होती है, कुरान पाक की तिलावत होती है, उसका एक कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है, उसमें बच्चे हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं। तो कितने बच्चों ने पार्ट लिया है? 10। अमंग देम हानी, ज़ुबैर एंड हैदर रिसाइटेड इन नाफी किरत स्टाइल. उन बच्चों में हानी, ज़ुबैर और हैदर 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नाफी किरत स्टाइल में तिलावत की। अब किरत करने के, कुरान पाक को पढ़ने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ अंदाज़ों से पढ़ते हैं। तो ये जो अंदाज़ होते हैं, ये इसमें से ही कुछ इन्होंने यहाँ मेंशन किए हैं, जैसे कि नाफी किरत स्टाइल, अल-किसाई किरत स्टाइल और लास्ट पे इन्होंने कहा अल-कूफ़ी किरत स्टाइल। तो ये डिफरेंट अंदाज़ हैं कुरान पाक को पढ़ने के या किरत के स्टाइल्स हैं। तो पहले ये जो हानी, ज़ुबैर, हैदर है, इन्होंने नाफ़ी किरत स्टाइल में रेसिटेशन की है, तिलावत की है। और अब्दुल्ला, उमर, बिलाल और अली ने अल-किसाई किरत स्टाइल में तिलावत की। और हसन, जाफ़र एंड उस्मान ने जो है अल-कूफ़ी किरत स्टाइल में तिलावत की है। ठीक है, पार्ट लिया है कंपटीशन में। सो रिप्रेजेंट बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन नाफ़ी, अल-किसाई एंड अल-कूफ़ी स्टाइल्स बाय सेट्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं कि नाफ़ी, अल-किसाई और अल-कूफ़ी में जिन जिन बच्चों ने पार्ट लिया उनको एक सेट की फॉर्म में शो करो और इन सेट्स को कहो A, B और C, यानी उनका नाम ये रख दो। तो सबसे पहले यही करते हैं। तो बच्चों सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इन्होंने 3 स्टाइल्स दे दिए किरत के, तो हम उन्हीं को डिफ़ाइन करते हैं। और इन्होंने कहा 3 सेट्स A, B और C बनाओ। सो लेट सेट A इज़ द सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, या सेट ऑफ बॉयज़ लिख लेती हूँ आसानी के लिए। सेट ऑफ बॉयज़ हु रिसाइटेड, या ठीक है रिसाइटेड ही आप लिख लो। सेट ऑफ बॉयज़ हु रिसाइटेड इन नाफ़ी किरत स्टाइल। सबसे पहले नाफ़ी है तो सेट ए उसका सेट बन जाएगा, नाफ़ी किरत स्टाइल। सेट बी क्या होगा? सेट ऑफ बॉयज़ हु रिसाइटेड इन अल-किसाई किरत स्टाइल। दूसरा आपको किरत का स्टाइल ये दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो इसका इसमें जिन बच्चों ने तिलावत की उसको हम सेट बी ले लेते हैं। और सेट सी जो होगा वो उन बच्चों का सेट होगा जिन्होंने अल-कूफ़ी स्टाइल से तिलावत की। तो सेट सी इज़ द सेट ऑफ बॉयज़ हु रिसाइटेड इन अल-कूफ़ी किरत स्टाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफ़ाइन द सेट। सबसे पहले सेट्स को डिफ़ाइन करते हैं, इस तरह से बता देते हैं कि सेट ए में कौन से बच्चे हैं, बी में कौन से और सी में कौन से। अब हमने बता दिया है, तो अब हम पार्ट 1 पे चलते हैं। इसका पार्ट 1 है फाइंड टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है,
ये हेडिंग लिख लेना आप। अभी जो मैंने सेट्स को लिखा, ये मैंने वर्ड्स में लिखा, डिफ़ाइन करके लिखा, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, लेकिन हमें इनको लिखना है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म वो होती है जिसमें हर सेट के एलिमेंट्स कॉमा के साथ लिखे जाते हैं अलग अलग करके। तो जैसे सेट ए है ना, तो सेट ए में कौन से बच्चे हैं? वो बच्चे जिन्होंने नाफी किरत स्टाइल से तिलावत की है। और वो कौन कौन से बच्चे हैं क्वेश्चन में गिवन है? वो है हानी, कॉमा लगाओगे, ज़ुबैर और हैदर, 3 बच्चे हैं। तो देखो मैंने तीनों के नाम लिखे, कॉमास लगाए और उनको इस ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अब ये सेट की टेबुलर फॉर्म आ गई है सेट ए की। इसी तरह से सेट बी में कौन से बच्चे आएंगे? उस पर वो बच्चे आएंगे जिन्होंने अल-किसाई स्टाइल से तिलावत की। और वो कौन कौन से हैं? अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली। तो ये लिख लो। ठीक है, इसमें 4 बच्चे हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। और सेट सी में वो बच्चे हैं जिन्होंने अल-कूफ़ी किरत स्टाइल से तिलावत की। तो वो कितने हैं? वो भी 3 हैं, हसन, कॉमा, जाफ़र, कॉमा और उस्मान। ठीक है, कॉमा के साथ। तो अब ये टेबुलर फॉर्म है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। इसके एलिमेंट्स हैं हानी, ज़ुबैर और हैदर। बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और सी के अंदर 1 2 3 एलिमेंट। तो इन सबको प्लस करो, 3 + 4 + 3 यू विल गेट 10। 10 टोटल है, 10 लड़के थे। ठीक है, उन्होंने पार्ट लिया है, या तो वो ए सेट के अंदर आएंगे या बी के या सी के। ठीक है, और ए बी सी तीनों क्या सेट्स हैं? डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बच्चा 2 अलग अलग स्टाइल से तिलावत कर रहा हो एक कंपटीशन में, वो एक ही स्टाइल पिक करेगा और उससे करेगा। तो इसमें इंटरसेक्शन भी कोई नहीं आएगा। ए बी का भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है, बी सी का भी नहीं है, ए सी का भी नहीं है, और यानी इंटरसेक्शन इसमें 5। तो ये तीनों सेट्स जो है ना, ए बी सी, यार डिसजॉइंट। ये मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि जब आप डायग्राम बनाते हो ना तो आपको फिर क्लियर होता है। डिसजॉइंट पे जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे ना, तो ए बी सी के 3 सर्कल्स बनेंगे, क्योंकि सेट्स को सर्कल से शो किया जाता है और तीनों सर्कल्स बिल्कुल अलग अलग बनेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि ये डिसजॉइंट है। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। बच्चों, पार्ट 2 के अंदर यही है, ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है इसकी वेन डायग्राम बनानी है, विच इज़ वेरी वेरी इजी। आपने क्या बनानी है? वेन डायग्राम। तो पहले हेडिंग लिख लो, वेन डायग्राम। दिस इज़ पार्ट 2 और ये पार्ट 1। वेन डायग्राम में क्या होता है? यूनिवर्सल सेट को हम शो करते हैं एक रेक्टेंगल से। तो मैंने वो बनाया, इधर लिखेंगे यू, इसको लेबल करेंगे। और ये जो 3 सेट्स हैं ना, इसके लिए 3 सर्कल्स बनाने। अब ये डिसजॉइंट सेट्स हैं तो ये अलग अलग सर्कल बनेंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये सारे लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बड़े बड़े नाम है ना, तो इनको लिखेंगे तो थोड़ा अनटाइडी डायग्राम होगी। तो आपने डिफ़ाइन कर दिए, आप जस्ट प्लॉट कर दो, नॉट प्लॉट, आपने डिफ़ाइन कर दिया तो बस आप ये शो कर दो इस तरह से। तो ये इसकी वेन डायग्राम। पार्ट 3 के अंदर ना बड़े बड़े एक्सप्रेशन कुछ नज़र आ रहे हैं, वो फाइन करने हैं। क्या है? फाइन ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट के अंदर है बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये 4 चीज़ें हैं, 4 अलग अलग एक्सप्रेशन है जिनको हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट, पहली जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो है ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम पे भी आपको ले जाती हूँ, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ हम इसको लिख के भी कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है और ये है सी। अच्छा, इस एक्सप्रेशन पे आप गौर करो, ये है बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले फिगर से बी इंटरसेक्शन सी देखो आप, बी अलग है, सी अलग है, ओवरलैप नहीं कर रहा, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5। यानी ये वाली जो चीज़ है अगर इधर से देखी जाए तो ये आती है 5 या एम्प्टी सेट, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन 5। तो ये 5 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ 5 हो गई, 5 का कॉम्प्लीमेंट भी है। अब 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 5 जिसका भी कॉम्प्लीमेंट करना हो ना उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। तो 5 कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट -5, ऐसे।
तो A इंटरसेक्शन U माइनस फाइव, यानी U में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा तो U ही बचेगा, और A इंटरसेक्शन U, यानी A और पूरे U का इंटरसेक्शन क्या होगा, A। छोटा सेट U के अंदर आ ही रहा है ना, तो इसका फाइनल आंसर ना ये हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू A। स्टूडेंट A सेट इसका आंसर आया, और A सेट के मेंबर्स थे हानी, जुबैर एंड हैदर। तो फाइनल आंसर हमारा ये होगा। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, देन काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें टू सपोर्ट मी, और इससे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, समझो वो वाला है A यूनियन B ब्रैकेट में इंटरसेक्शन विद C कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ना आप C कॉम्प्लीमेंट को देखो। C कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, A यूनियन B को मैंने ऐसे लिखा, इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस C, यानी इस पूरे U में से C को कट कर दो, निकाल दो, तो पीछे जो स्पेस बचेगी ना, वो वाली स्पेस की बात हो रही है। उसको अगर मैं शो करूँ ना, तो ये ऐसे आएगी, आपको मैं दिखा देती हूँ। C निकल जाएगा, C के अलावा बाकी सारी स्पेस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड हो जाएगी। आप पेंसिल से शेड भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। कलरिंग यूज़ कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग टू शेड। सो आई एम यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये जो लाइंस होती हैं ये हॉरिजॉन्टल है, तो C जो है वो निकल गया है, तो पीछे ये सारी स्पेस बची है। ठीक है, अब इस सारी स्पेस को हमने इंटरसेक्शन करना है A यूनियन B के साथ। अब A यूनियन B का मतलब होता है A पूरा और पूरा B, यूनियन का मतलब है A और B मिला के, यानी ये जो पूरा A और B है ये, और ये जो सारी शेडेड स्पेस है जो कि C कॉम्प्लीमेंट है, इसका इंटरसेक्शन क्या है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, A और B हो जाएगा, क्योंकि ये इस स्पेस में आ रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा ये, यानी कि A यूनियन B। ठीक है, A और B दोनों आ रहे हैं ना, तो मैंने A यूनियन B करके लिख दिया, जो कि डायग्राम में कौन सा एरिया है, ऐसे वाला। अच्छा, यानी कि A भी है B भी है, तो A और B के जो बच्चे थे ना, ये सेट A और सेट B के सारे मिला के आंसर में आएंगे। सेट A के थे हानी, जुबैर, हैदर, और सेट B के थे अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली। तो ये 7 बच्चे जो हैं वो फाइनल आंसर में आ रहे हैं। अब हमारे पास पार्ट 3 का है A माइनस B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C क्या है, B और C का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ये क्या है, 5। तो A माइनस 5 इसका मतलब है। ठीक है, और A माइनस 5 का मतलब है A में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, तो वो तो सेट A के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका ये हो जाएगा, ये वाली लाइन से। तो सेट A में जो बच्चे थे वही आंसर में आ जाएंगे। वो कौन से बच्चे थे, हानी, जुबैर एंड हैदर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है यहाँ ना, सेट जब मैंने बनाए तो मैंने सेट के बाहर नाम लिख दिया, दिस इज़ अनदर रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में जो सेट्स की यूज़ हुई है उसमें ये है कि जो सेट का नाम है ना, वो सेट के अंदर टॉप पे लिखा हुआ है, लेकिन ओ लेवल्स वगैरह में या बाकी जगहों पे सेट के बाहर भी लिखा जाता है। तो अगर आप इस तरह भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। सो दोनों तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। स्टूडेंट लास्ट पार्ट है A माइनस A यूनियन B। तो ये करते हैं अब A माइनस A यूनियन B। डायग्राम बना लो, डायग्राम के बगैर भी वैसे आप कर सकते हो, लेकिन डायग्राम से ज़रा अच्छा क्लियर हो जाता है, तो इसलिए मैं बार बार डायग्राम बना रही हूँ। अच्छा जी, ये यूनिवर्सल सेट है A माइनस A यूनियन B। अब A यूनियन B का मतलब होता है A और B पूरा। ठीक है, ये A यूनियन B है। अब A में से ये सारा माइनस करना है, यानी A ये सेट है, इसमें से ये भी माइनस करना है, ये भी, तो A तो माइनस ही हो जाएगा। देखो A के बाद माइनस लगा हुआ ना, तो A माइनस हो जाएगा, तो A में कुछ भी नहीं बचेगा। इसको देखना है आपने कि इसमें क्या बचा, तो एम्प्टी सेट 5 लिखोगे या एम्प्टी सेट ऐसे लिखोगे, तो दिस इज़ द आंसर। और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। Now we have question number 9. 100 candidates were appeared in an examination, out of which 45 candidates passed in mathematics, 40 in science and 50 in health.
If 12 were passed in mathematics and science, 15 in science and health, 20 in health and mathematics, and 5 were passed in all three subjects. Illustrate the above information by drawing a Venn diagram and then so on, और भी parts है. लेकिन पहले you have to understand the information which is given in this question. इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन मालूमात आपको दी गई है पहले आप वहाँ तक पहुँचो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा. ठीक है. सो इसके अंदर आपको कह रहे हैं कि 100 कैंडिडेट्स एक एग्जामिनेशन में, एक इम्तिहान में अपीयर हुए, यानी कि उन्होंने दिया ये एग्ज़ाम. तो यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल जो एलिमेंट्स हैं समझो वो 100 है. आउट ऑफ विच 45 कैंडिडेट्स पास इन मैथ्स में जो पास जिन्होंने किया 45 है, साइंस में जो पास हुए 40, हेल्थ में जो पास हुए 50. यानी बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है. ये जो एग्ज़ाम हुआ है 3 सब्जेक्ट्स में, वो मैथ्स, साइंस और हेल्थ. और 12 जो है वो मैथ्स और साइंस दोनों में पास हुए हैं. 15 जो है वो साइंस और हेल्थ दोनों में पास हुए. 20 जो है वो हेल्थ और मैथ्स दोनों में पास हुई. जो 2-2 का दिया है बेसिकली ये इंटरसेक्शन होगा. और 5 ऐसे हैं जो सब में ही पास हुए हैं, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन होगा. तो सबसे पहले ना हम सेट्स बना लेते हैं. तो सबसे पहले बच्चों आपने ये काम करना है कि सेट्स को ना डिफ़ाइन करना है. तो यहाँ क्या है कि यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं. लेट यू बी द सेट ऑफ all students who appeared in the exam. ठीक है. और M ले लेते हैं. M से मैथ्स बनता है ना, तो इसलिए मैंने M ले लिया. तो मैंने M लिया है सेट ऑफ स्टूडेंट्स who passed मैथ्स. सिंपल इजी वर्ड्स में आपने ये स्टेटमेंट्स बनानी होती है, मुश्किल में नहीं जाना. ठीक है. एस ले लेते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड साइंस. एंड एच ले लेते हैं हेल्थ वालों का सेट. सो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड हेल्थ. ठीक है. हेल्थ भी एक सब्जेक्ट होता है, शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को ना पता हो, तो ये भी एक सब्जेक्ट होता है. तो ये सिचुएशन है. अब देखो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट होंगे n ऑफ u, इसको लिखेंगे ऐसे. और ये हमें दिए गए हैं 100. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन m होंगे वो बच्चे जो मैथ्स में पास हुए, और वो कितने हैं 45. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन s होंगे वो बच्चे जो साइंस में पास हुए, और वो है 40. और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एच होंगे, यानी कि हेल्थ वाले, जो हेल्थ का सब्जेक्ट जिन्होंने पास किए वो हैं 50. ठीक है. और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन मैथ्स एंड साइंस, ये मैंने इंटरसेक्शन इसलिए लगाया है, इसका मतलब ये कि वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स भी पास किया और साइंस भी, उनका नंबर क्या है. उनका नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 12. और वो बच्चे जिन्होंने साइंस और हेल्थ, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों को पास किया है वो है 15. और वो बच्चे जिन्होंने हेल्थ एंड मैथ्स दोनों को पास किया है दे आर 20 इन नंबर. और 5 ऐसे भी हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स को पास किया, यानी कि मैथ्स को भी, साइंस को भी और हेल्थ को भी. मैथ्स, साइंस, हेल्थ, इन तीनों का इंटरसेक्शन है और उसका नंबर है 5. ठीक है. तो इस इंफॉर्मेशन को देख के ना हमने पार्ट 1 में बनानी है वेन डायग्राम. सो बुक बनाता हूँ. सो दिस इज़ वेरी इजी. सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट के लिए बनाना है एक रेक्टेंगल, एंड यू हैव टू लेबल इट एज यू. 3 सेट्स हैं मैथ्स, साइंस और हेल्थ, M, S और H. अब ये डिसजॉइंट नहीं बनेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बने थे, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है 2-2 में भी और तीनों में भी, तो ये ओवरलैपिंग बनेंगे ऐसे. ये है मैथ्स, इसके ऊपर करके थोड़ा सा साइंस बनाओ, और इन दोनों के ऊपर करके थोड़ा सा हेल्थ बना लो. ठीक है. अब देखो, मैथ्स, साइंस, इसका ये जो लूप है ये इंटरसेक्शन होगा. साइंस, हेल्थ, ये वाला जो लूप है ये इसका इंटरसेक्शन होगा. मैथ्स, हेल्थ, ये वाला लूप इसका इंटरसेक्शन है. बट देयर इज़ अनदर स्मॉल पार्ट दैट वी कैन सी इन द मिडल. ये देखो, ये पार्ट ऐसा है जो तीनों सेट के अंदर आ रहा है. ठीक है. तीनों सेट को शो कर रहा है. तो ये वो बच्चे होंगे जो तीनों सब्जेक्ट्स में पास हो, इसका नंबर है 5. तो सबसे पहले ना यही लिखना 5. अब हर सेगमेंट में अलग अलग नंबर लिखने हैं.
सबसे पहले आपने वो लिखने हैं जो तीनों का इंटरसेक्शन है, वो हो गया। अब ये मैथ्स और साइंस का पूरा इंटरसेक्शन था, जिसमें से ये 5 अगर निकाल दें तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। मैथ्स और साइंस का 12 था ना इंटरसेक्शन, तो 12 में से आप माइनस करो 5 तो 7 ये आ जाएगा, ये वाला पार्ट, इसमें 7 बच्चे आ रहे हैं। साइंस और हेल्थ का ये था इंटरसेक्शन, और उसके टोटल बच्चे थे 15। 15 में से ये 5 निकाल दो तो 10 बचेंगे। और मैथ्स और हेल्थ को देखो अगर आप, तो उसका इंटरसेक्शन ये था, और उसमें से 5 अगर निकाल दिए जाए 20 है टोटल, 20 में से 5 माइनस करो तो ये 15 बचते हैं। अब ये मैथ्स का पूरा सेट था जिसमें से ये सारे हमने नंबर लिख लिए। अब मैथ्स ओनली का नंबर लिखना है, यानी वो बच्चे जो सिर्फ मैथ्स में ही पास हुए। मैथ्स का टोटल था 45, यानी ये पूरा सेट में ना 45 बच्चे आ रहे थे, जिसमें से ये अब हम माइनस करेंगे, फिर इसका नंबर आएगा। यानी कि आप लिखोगे 45 माइनस 7 + 5 + 15, 5 + 15 हो जाएगा 20, 20 + 7 27, ठीक है। और इसको आप माइनस करोगे यू विल गेट 18, यानी इधर आ जाएगा 18 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स में ही पास हुए हैं। उसके बाद देखो साइंस ओनली, वो नंबर फाइंड करना है जो सिर्फ साइंस में ही पास हुए हैं। साइंस का टोटल जो नंबर था वो हमारे पास था 40, ये पूरा 40 था, तो 40 में से 7, 5 और 10 माइनस कर देना, ठीक है। यानी 7 + 5 + 10 करना, और वो जो भी आएगा वो मैं करके ही बता देती हूँ आपको। ये मैंने मैथ्स ओनली का फाइंड किया है, लिख भी देती हूँ। अब मैं कर रही हूँ साइंस ओनली। साइंस का पूरा नंबर कितना था 40, 40 माइनस 40 में से ना 7, 5 और 10 माइनस होंगे, तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ना यू विल गेट 18, यहाँ पे भी 18 ही आएगा, तो ये भी 18 है। अब ये हेल्थ का रह गया, हेल्थ ओनली का नंबर फाइंड करनी है, ये जो रीजन आ रहा है, ठीक है। तो पूरे हेल्थ के थे 50, तो हम अब फाइंड करें हेल्थ ओनली। 50 माइनस ये तीनों प्लस कर लो, 50 पूरा था उसमें से ये माइनस करोगे तो इधर वाले नंबर आ जाएंगे, 15 + 5 + 10। जब इसको आप सारा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 20, यानी 20 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हेल्थ में ही पास हैं। अच्छा, अब आपने देखना है कि ये जो पूरा यूनिवर्सल सेट है, क्या सारे बच्चे इन सेट्स के अंदर ही आ रहे हैं, यानी सारे बच्चे ही किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए। कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जो कि फ़ेल हुए हो, जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पास ना किया हो, तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सब को ऐड करेंगे, और टोटल हमारे पास था 100 में से इसको माइनस करेंगे, तो जो नंबर बचेगा वो नंबर होगा जो बाहर कहीं आएगा यहाँ पे। तो इनको सबको ऐड करने का क्या तरीका है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप ये मैथ्स पहला था ना, मैथ्स का टोटल देखो कितना था 45, ये सारा है 45 प्लस, यानी ये तो 45 हो गया, पीछे बचा 18, 10 और 20, ठीक है। इसको आप प्लस कर लो तो 93 स्टूडेंट्स जो है ना, दे लाई इन आइदर ऑफ द सेट M, S एंड H, यानी 93, इन तीनों को मिला के ना 93 आ रहे हैं। 93 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट पास ज़रूर किया है। तो इस टोटल तो 100 थे, 100 में से 93 माइनस कर देना अगर, तो 7 बचता है, तो वो 7 बाहर आएंगे यहाँ, यानी ये 7 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई टेस्ट पास नहीं किया। तो अगर आप डायग्राम को पहले अच्छे से कर लो, तो ये जो आपसे क्वेश्चन पूछे आप उनको डायग्राम को देख के जस्ट आप आंसर कर देना, बहुत आसान हो जाएगा। तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं, ये हमने बनाई है वेन डायग्राम। अच्छा, अब बच्चों अब आपने सब कुछ कर लिया है, तो अब आपने सिर्फ आंसर ही करने हैं। पार्ट 2 के अंदर देखो, पार्ट 2 के अंदर आपसे पूछा गया है हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर पास्ड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। हम लिखेंगे नंबर ऑफ students who passed at least one subject। अच्छा, at least one का मतलब होता है 1 और more,
बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप याद रखो कि एटलीस्ट 1 का मतलब है 1 और मोर, एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 और मोर, एटलीस्ट 3 का मतलब है 3 और मोर। तो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट का मतलब है 1 और मोर, यानी कि एक सब्जेक्ट में पास हो या 2 में या तीनों में। तो वो सारे बच्चे यही होंगे ना जो इन तीनों सेट्स के अंदर आ रहे हैं। वो भी हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिए 93, तो 93 हमारा आंसर है। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है विच इज़ पार्ट 3। हाउ मेनी कैंडिडेट्स डिड नॉट पास एनी ऑफ द सब्जेक्ट। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं किया, यानी कि ना तो वो मैथ्स वाले सेट में आ रहे हैं, ना साइंस वाले में, ना हेल्थ वाले में बाहर आ रहे हैं। वो हमने कैलकुलेट पहले से ही कर लिया, तो ईजी हो गया 7। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, स्टेटमेंट ज़रा क्लियरली लिख लेना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who did not pass any subject, वो हमारे पास है 7। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो अगर समझ में आया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।